हेलो एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन है एलएन के स्कोर टेस्ट सीरीज़ में आया हुआ। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन एल जो कि टेंजेंट है एक इलिप्स पे जिसके दोनों फोकाई दे रखे हैं, और कह रहा है स्ट्रेट लाइन एल वन जो एल के पैरेलल होगा वो भी इलिप्स को टच कर रहा है, मतलब वो भी एक और टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एल वन चाहिए। अब क्वेश्चन ये बढ़िया ऐसे है कि इसको एक बार नॉर्मली सोचते हैं, मतलब क्या कह रहा है ये। तो यार यहाँ पर आपको दो फोकाई दे रखा है एक इलिप्स का। स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है बट फिर भी मैं मान लेता हूँ ऐसा कहीं 1.1,3 है और ये 2,4 है। और कह रहा है स्ट्रेट लाइन L1 एक टेंजेंट है, ये L एक लाइन दे रखा है जो कि टेंजेंट है इस पर 2x + y = 4। कह रहा है दूसरा L1 एक लाइन आएगा, ये L है, जो कि पैरेलल होगा L के और टेंजेंट होगा इलिप्स के। तो ये कहीं मान लेते हैं ये अपना L होगा, है ना, ये L1 है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यही आपसे मांगा जा रहा है ना, ये पॉइंट आपको निकालना है, ये सवाल है। अब इसमें कोई बंदा अगर सोचना नॉर्मली हम सोचें तो कैसे सोच सकते हैं। देखो दो तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। एक आसान तरीका है, मतलब आसान का मतलब कैलकुलेटिव वे में आसान, और एक है नॉर्मली हम सोचें और वो बहुत लेंदी है। तो नॉर्मली एक बार सोचते हैं। तो आपको जो लाइन दे रखा है इससे आपको पहले तो ये दोनों फोकाई से आपको सेंटर मिल रहा है सीधे सीधे 3/2 7/2, है ना। अब आपको ये सोचोगे यार फोकाई और टेंजेंट में तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा वो कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, है ना भाई, ऑक्सिलरी सर्कल पर आएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई इलिप्स के लिए आपको पता है कि ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a², है ना। अब सेंटर आपको मिल ही गया है तो आप सर्कल की इक्वेशन लिखोगे x - 3/2 होल स्क्वायर प्लस y - 7/2 होल स्क्वायर = a²। और ये जो पॉइंट आया था इसका नाम रख लेते हैं a, वो a जो है इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसको करने से मिल जाएगा आपको a का वैल्यू। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार बात कर रहा हूँ कि हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे, a मिल गया। और दोनों फोकाई के बीच का जो दूरी है वो A2AE होता है ना। a मिल गया तो 2AE का दूरी आपको पता है, वो a का वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। अब a मिल चुका है, इसेंट्रिसिटी मिल चुका है, तो b भी मिल जाएगा, है ना। b² = a² 1 - e²। अच्छा, अब b भी मिल गया। b मिल गया तो आपको एक तरह से इक्वेशन आप लिख सकते हो इलिप्स का। इक्वेशन कैसे लिखोगे, अरे यार मेजर एक्सिस पता है ना, मेजर एक्सिस ये दोनों फोकस से पास होने वाला है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से माइनर एक्सिस भी आ जाएगा, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला और सेंटर से पास होने वाला, और मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ तो आ ही चुकी है ए और बी, तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा कैसे आएगी भाई, मेजर एक्सिस का आप डिस्टेंस का स्क्वायर लिखोगे डिवाइडेड बाई b² और प्लस माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाई स्क्वायर का a² = 1, इलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब जब इलिप्स आ गया और ये जो लाइन L दिया है ये इस पर टेंजेंट है किसी पॉइंट B पे, तो इलिप्स और ये टेंजेंट को सॉल्व करके B निकाला जा सकता है। अच्छा, एक तरीका ये है B निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि इस इलिप्स पे आप किसी तरह से एक टेंजेंट लिख लो x1 y1, B को x1 y1 मान के, तो वो टेंजेंट और दिया हुआ लाइन L को कंपेयर करोगे तो भी B आ जाएगा। अब जब एक बार B आ गया तो सेंटर को छोड़ो अभी, B जो है और ये मान लेते हैं D आपसे पूछ रहा है, तो B और D जो कॉर्ड है इसको ज्वाइन करोगे तो ये सेंटर से ही पास होगा, और सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा ही, वो तो किसी भी कॉर्ड का होता है इलिप्स में। सेंटर से ही क्यों पास होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं इस केस में, इसी वजह से होगा, और कोई बात नहीं है। अब एक बार को B आ गया, सेंटर पता ही है, तो D तो आ ही जाएगा। दिखने में कितना आसान लग रहा है, डिस्कस करने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन उतना ही मुश्किल है। आप एक बार करके देखना, मैंने तो किया, बहुत मुश्किल लगा। अच्छा, तो अब दूसरे तरीके पे आते हैं जो कि अच्छा तरीका है, लेकिन वो अच्छे तरीके को सोचना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप पहले से थोड़ा सा नहीं ध्यान दिए हैं तो। किस बात पे ध्यान देना था, ध्यान देना है भाई रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो सब पढ़ते हैं, है ना, आपने भी पढ़ा है कि अगर एक इलिप्स है और उस पर इंसिडेंट रे आ रही है किसी एक फोकस के तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस की तरफ चला जाता है, ये सबको पता है। अब इसका इसमें यूज़, इसका इससे क्या लेना देना है वो हम समझ रहे हैं। अब ये एक मान लेते हैं इलिप्स है जो जिसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में,
और ये अपना एक टेंजेंट बता रहा है ना, ये टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन एल है 2x + y = 4। इसमें अपने को दो फोकाई दे रखे हैं, एक फोकाई है अपना S1 1,3 और दूसरा फोकाई है S2 2,4। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा करें कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नाम ए रख देते हैं इसका। अब इसमें अगर इस टेंजेंट पे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं S1 से, है ना, पहले के जैसा ही, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलिए एक्सटेंड कर लेता हूँ। और एक काम ये करते हैं कि A और S2 को ज्वाइन करते हैं। A और S2 को ज्वाइन कर लिए, मान लेते हैं S2 यहाँ है, और इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। पीछे एक्सटेंड किए तो कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। इसका कुछ नाम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, S1' बोलते हैं। ठीक है, S1' है। अब ऐसे समझते हैं कि S1' पे, S1' से मेरा लाइट आ रहा है ना, इंसिडेंट रे आ रहा है। कहाँ पे? इलिप्स पे। चलो इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जाएगा ये कि दूसरे फोकस से पास हो रहा होगा। करेक्ट है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके लिए जो टेंजेंट है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है। सही है। ये एंगल 90 था, ये भी एंगल 90 है। ये अपना पॉइंट ए था। इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लेते हैं, टी रख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल ATS1 को, और आप देखो ट्रायंगल ATS1' को, तो यार ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 हो गया, ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गया, और AT जो साइड है, AT साइड लेंथ है, वो कॉमन है। तो क्या दोनों ट्रायंगल अपने को सेम मिल गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ, हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं TS1 = TS1' बोल दूँ? हाँ जी, अब तो बोल सकते हैं। तो ये दोनों लेंथ कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब अगर यार ये परपेंडिकुलर है और दोनों लेंथ इक्वल है, तो TS1 S1' का मिड पॉइंट हो जाएगा। T इज मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S1' हो जाएगा। या इसी बात को ऐसे भी मैं बोल दूं कि S1' इज मिरर इमेज ऑफ S1 अबाउट लाइन L, है ना, ये लाइन L है आपका, इसी के अबाउट मिरर इमेज S1 का निकालें तो S1' आएगा। भाई दूरी सेम है मिरर से, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की, इमेज की और ऑब्जेक्ट की। तो एक काम कर सकते हैं, अब जब S1 पता है और ये मिरर की इक्वेशन दे रखी है, तो S1' तो निकल जाएगा। तो S1' को थोड़ी देर के लिए A, B मान लेता हूँ और A, B निकाल लेता हूँ। चलो निकालते हैं। तो इमेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A - 1 / 2 = B - 3 / 1 = -2 टाइम्स 2 × 1 2 + 3 - 4 / 2² + 1² 5। सॉल्व कर लेते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये सॉल्व करके 3 + 2 5, 5 - 4 1, 1/5 माइनस मतलब 2/5 आ रहा है ना, -2/5। अच्छा, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी 1 - 4/5, तो A आ गया 1/5। ठीक है, B भी निकालते हैं। तो B है, B = 3 और वो हो रखा था आपका -2/5, तो B की वैल्यू आ गई 15 - 2 13/5। ठीक, A और B आ गया। A और B आने का मतलब अपने को S1' आ गया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट है आपका 1/5, 13/5। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं,
हम करना ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएं। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो दूसरा पॉसिबल टेंजेंट है एल लाइन के पैरेलल, मान लेते हैं ऐसा है ना, ये है आपका L1 जो बताया जा रहा है दूसरा टेंजेंट, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांग रहा है, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ। तो बी निकालना सवाल में अपने को है। तो ये ए और बी अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये एक ऐसा कॉर्ड है ना, बी यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये एक ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से ही पास करेगा। क्यों सेंटर से ही पास करेगा? क्योंकि दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, इसलिए पास करेगा। और सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। का मतलब ये है कि जो सेंटर, सी बोल देता हूँ, सी मिड पॉइंट हो जाएगा ए और बी का। तो यार एक बार ए मिल गया और सेंटर तो पता ही है, दोनों फोकस का मिड पॉइंट है 3/2 7/2, तो बी तो तुरंत आ जाएगा। तो बस ए निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है। और ए भी यूँ मानो कि निकल ही गया है। कैसे निकल गया है? क्योंकि S1 डैश तो आ गया। S1 डैश और S2 को ज्वाइन करने वाला लाइन मैं लिख सकता हूँ, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो S1 डैश एंड S2 ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m मतलब 13/5 माइनस 4/1/5 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 2। अब ये सॉल्व करेंगे तो अपने को S1 डैश S2 की इक्वेशन आ जाएगी। कर लेते हैं। तो y माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 मतलब -7, और ये है 5 2 ज़ा 10 मतलब -9, और x माइनस 2। तो यहाँ से 9y माइनस 36 इक्वल टू 7x माइनस 14। तो मतलब बन गया 7x माइनस 9y और 36 माइनस 14, ये हो जाएगा आपका 22 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है S1 डैश S2 की। इसको अगर मैं दिए हुए L के साथ सॉल्व कर लूँ तो A अपने को मिल जाएगा। इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इसको L के साथ सॉल्व करने के लिए L में अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका? 9 का कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करने से 18x प्लस 9y और माइनस का 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 25x, है ना, 17 और 18 और 7 25, और 22 माइनस 36 दूसरी तरफ भेज लेते हैं तो ये हो जाएगा 14। तो x आ गया है 14/25, है ना, मतलब a का x कोऑर्डिनेट आ गया। और y निकाल लेते हैं। तो y हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, L वाली इक्वेशन से y इक्वल टू 4 माइनस 2x, है ना, हाँ, y इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो y बन जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स x मतलब 28/25। तो इसको सॉल्व करने से y हो जा रहा है 25 4 100, 100 माइनस 28 तो 72/25। ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो अपने को a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। a है 14/25, 72/25। अब सेंटर है अपने पास, तो b को अगर मैं अल्फ़ा कॉमा बीटा बोल दूं तो अल्फ़ा कॉमा बीटा बस आने वाला है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे अपने पास 3/2, 7/2, 3/2, 7/2, और ये इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 14/25 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट बीटा प्लस 72/25 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। सेंटर जो है दोनों को, ए और बी के मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 2 तो कट गया, तो अल्फ़ा हो जा रहा है 3 माइनस 14/25, और बीटा हो जा रहा है 2, उसमें भी कट गया, तो 7 माइनस 72/25। तो अल्फ़ा आ गया 25 इंटू 3 75 माइनस 14/25। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 61/25, और बीटा आ जाएगा 25 इंटू 7 इज़ 175 माइनस 72/25। तो बीटा आ रहा है
103/25। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा जो बी के कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो अपने को मिल गए हैं 61/25 कॉमा 103/25, मतलब कि ऑप्शन बी अपना सही बन रहा है। तो यार देखो, दूसरे वाले मेथड से हमने जब किया ना तो कितना कम कैलकुलेशन है ना। पहले वाले से करोगे आपको तो इतनी गंदी इक्वेशन आएगी एलिप्स की, उसके बाद टेंजेंट को सॉल्व करके ए निकालना, मतलब अपने आप में 5-10 मिनट तो इसमें निकल जाएगा। तो ये अप्रोच काफ़ी अच्छा है जिसमें हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है।